गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का इतिहास का छठा लेसन 3 वर्ग, जिसके 2 टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। तीसरे लेक्चर में है तीसरा वर्ग। हमने पहले चर्च और समाज के बारे में यानी प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग दोनों वर्गों के बारे में पढ़ा। अब आता है तीसरा वर्ग, किसान, स्वतंत्र और बंधक। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले 2 वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार 2 तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषिदास कहा जाता है। तो सर्फ किसे कहते हैं? कृषिदास को। सर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। कृषकों के परिवारों को लाड़ की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते हैं, सीधे लाड़ के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी, और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, अर्थात उनसे बेगार में काम कराया जाता था। बेगार का मतलब क्या है कि बिना किसी मजदूरी दिए उनसे काम कराना किसानों से। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते थे, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और लाड़ के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर, जिसे टैली कहा जाता था, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस टैक्स से, इस कर से मुक्त थे, अर्थात राजा कभी कभी ये जो टैली नामक कर था ये किसानों पर लगा देते थे। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लाड़ के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लाड़ को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लाड़ के स्वामित्व में थे। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लाड़ की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लाड़ कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषिदासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लाड़ की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवन, मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लाड़ यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, या फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। तो यहाँ पर ये तीसरा वर्ग था किसानों का, जिसके कार्य के बारे में बताया गया कि किस प्रकार वो कार्य करता था। इंग्लैंड में सामंतवाद की स्थिति देखिए। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार में से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्राय युद्ध होते रहते थे। इसके बाद आता है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पर्यावरण। 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई, फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई।
11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हुआ और औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। किसानों को कृषि कार्य के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई। फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग देखिए। प्रारंभिक कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। कृषि को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाले लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था और उससे अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को परतियां खाली रखा जाता था। अगले वर्ष प्रति भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्राय अकाल पड़ने लगी। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इसके बाद आता है नई कृषि प्रौद्योगिकी। 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी के बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और साँचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और साँचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीके में सुधार हुआ। गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़ों के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे। भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी था 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन। इस व्यवस्था से कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी बसंत ऋतु में बोता। इसका अर्थ था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव उपयोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपभोग के लिए मटर, सेम, मसूर और घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा खेत परती यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर सकते थे। इन सुधारों के कारण भूमि के प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की दूसरी उपलब्धता दुगनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय के आहार में अधिक प्रोटीन का तथा उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगा। वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से थे, जिसमें पर्यावरण, भूमि का उपयोग और कृषि में नई प्रौद्योगिकी, जिसने सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्यारहवीं सदी में व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे कमज़ोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लाड़ों को लगान उनकी सेवाओं की बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया, जो पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य दोगुने हो गए थे। इसके बाद आता है चौथा वर्ग। चौथे वर्ग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।